तो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं 1991 में हमने एक इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च किया और उस पॉलिसी के ऊपर तो पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्या करेंगे, ऑन की जगह ऑफ या इस तरह का कुछ कर सकते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। जनरल एग्रीमेंट ऑन एंड ऑन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट कहते थे। ठीक है, पहले ये एक WTO से पहले इसी ऑर्गेनाइजेशन का स्थान हुआ करता था और इसमें सामने लिखा है इसका पर्पस क्या है, टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट WTO आजकल वही काम करता है। ठीक है, बाई प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कंट्रीज़। हालांकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज चूँकि सिस्टम बना हुआ है तो ये इसीलिए काम करता है इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। ठीक है, 1948 में आज़ाद हुआ था सॉरी 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था और आज़ाद इसलिए निकल गया कि मैं इसको रिलेट करना चाहता था किसी और चीज़ से। तो 1948 में महात्मा गांधी की डेथ हुई थी और 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला। तो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस मुझे अचानक याद आ गया तो मैंने आज़ाद बोल दिया। चलो ठीक है, क्योंकि मैं सेंस ऑफ एसोसिएशन में बहुत विश्वास करता हूँ और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सेंस ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। कोई भी घटना को आप अपने जीवन से जोड़ देंगे तो वो यादगार बन जाती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP। ठीक है, इसमें आपको मालूम है स्ट्रक्चरल चेंजेस के रूप में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का स्थान आता है। 1991 में इसको किया गया था एंड पर्पस क्या था, टू लिबरलाइज। देखो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कहीं से भी निकल के आ सकते हैं, तो यहाँ से भी निकल के बन रहा है क्वेश्चन, मेरे दिमाग में आ रहा है। टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाई रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को हटा देना। ठीक है, जो कि लिबरलाइजेशन का पार्ट था और ग्लोबलाइजेशन के लिए जरूरी था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गेट की जगह इसमें लिखा हुआ है, वॉज फाउंडेड एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट। ठीक है, 1995 में हुआ था। भारत के पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो इन्होंने यहाँ पहले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर पहले बने, जो जिन्होंने इसको अटेंड किया था, तो यशवंत सिन्हा, आजकल तृणमूल कांग्रेस में है, IAS थे वो। टू एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजीम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। ठीक है, टू enlarge production and trade of services to ensure optimum utilization of world resources and to protect the environment, to facilitate international trade bilateral and multilateral through removal of tariff as well as non-tariff barriers and providing greater मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, कोई बच्चा मुझे बताया कि नॉन टैरिफ बैरियर्स का एग्जांपल दें। नॉन टैरिफ बैरियर बताइए बेटा कि नॉन टैरिफ बैरियर कौन कौन से हैं। कोई बच्चा मुझे बता दो, जल्दी से बताओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी बताओ भाई। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या क्या हैं कोई बच्चा मुझे बताइए। आरुषि, हाँ क्या बेटा, कोटा, यस वेरी गुड वेरी गुड, कोटा लाइसेंस, ये ना, ये सब नॉन टैरिफ बैरियर, वेरी गुड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली रिमूव्ड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के पीछे कारण क्या था, देखो असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से निकल आएगा। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के पीछे कारण क्या था, ज़्यादा क्वांटिटी में कोई कंपनी अगर रॉ मटेरियल मंगाती है, कोई इनपुट मंगाती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता था, बोलिए। देखो एक लॉ था MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, मोनोपोली को दूर करना, क्योंकि ये माना जाता है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ठीक है, तो
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, तो रिमूव्ड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, तो इसलिए ये हटा दिया गया। ठीक है, अप्रैल 2001 टू इंक्रीज द competitive position of Indian goods in the international market। ठीक है, remove the quantitative restriction on imports of manufactured consumer goods and agricultural products। ठीक है, एक तो ये 2001 में जो कहा गया है, ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, हम MRTP एक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये टोटल रिमूवल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं। हम इसकी मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स की बात नहीं करते, हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, वो MRTP में आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, मैंने ऊपर ही केवल पढ़ा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली रिमूव द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये अप्रैल 2001 में, टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला भारत को। डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 8 नवंबर 2016 टू, अच्छा ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड? टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी। ठीक है, आप सोचते रहिए। द पार्लियामेंट पास्ड लॉ गुड्स एंड सर्विसेज GST 2016 विच केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया एंड 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ। पर्पस क्या था? टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया, to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion मतलब चोरी, and create one nation one tax and one market policy। ठीक है, इस तरह आपको हर लेसन में कुछ इस तरह के जो वर्ड्स मिल जाएंगे, की वर्ड्स, इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो की वर्ड्स को जानना ज़रूरी होता है। जैसे ये की वर्ड्स हैं, गेट पॉइंट? मुझे बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। हाँ, तो ये हर लेसन में कीवर्ड होते हैं। हम अब आते हैं मेन जो आपको ट्रबल करने के लिए मैंने बुलाया, ताकि आप इसको रियलाइज़ कर सकें। और ये हैं हमारे सुभाष डे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सुभाष डे के क्वेश्चंस आपके सामने उपस्थित हैं और आप इसके आंसर को देने के लिए तैयार हैं। बोलो बेटा, बोलिए। तो पहला क्वेश्चन है विच, तानिया पढ़ो बेटा, तानिया स्नेहा रावत। Yes, sir. हाँ पढ़िए बेटा। One of the factors are the factor which led the government in 1991 to introduce a new set of policy measures, liberalization, privatization, and globalization. कनिष्क आंसर देंगे। कनिष्क आंसर दीजिए। आकाश केम, कनिष्क आंसर दीजिए बेटा। रिया शर्मा बताइए, कौन सा बेटा? Rising prices of essential goods. ये होगा। Which one of the following is not a factor which led the government in 1991 to introduce a new set of policy measures, that is liberalization, privatization and globalization? पहले मुझे क्वेश्चन बता दो, इसका मतलब क्या है? तब तो मुझे समझ में आया कि हमारे बच्चे सही दिशा में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बताओ बेटा, कोई बच्चा मुझे बता दो। आयुषी, कार्तिक गुलाटी क्लास में है, तो सदल वर्मा क्लास में है, मुझे बताते भी जाओ बेटा। कोई बच्चा मुझे बता दिया करो, बच्चे जिनका नाम ले रहा हूँ, यह है कि नहीं क्लास में? आयुष तिवारी जी, अंशु, आयुष तिवारी तो है, मुझे मालूम है। आयुष बोलो बेटा, इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर विच लेड द गवर्नमेंट इन 1991 टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? बताइए। बोलिए बेटा, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन जब तक नहीं उसका मतलब नहीं बताओगे, समझोगे, तो कैसे करोगे? तानिया, आपको समझ में आ रहा है बेटा इसका मतलब? स्नेहा, तानिया बेटा, स्नेहा,
बोलिए बेटा। स्नेहा रावत जी, स्नेहा बेटा बताइए इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आप लोगों की इंग्लिश तो हमसे अच्छी है बेटा, आप तो न्यू जनरेशन वाले हो। बता दें, मैं बोलूं? देखो ये क्वेश्चन कहता है बेटा, बोल रिस्पॉन्ड किया कर बेटा ना। स्नेहा आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में, प्लीज़ मेंटेन इट, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, निम्न में से कौन सा एक फैक्टर नहीं है, नॉट, ओके। विच लेड द गवर्नमेंट इन 1991, जो सरकार को मजबूर किया या सरकार को निर्देशित किया टू इंट्रोड्यूस न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स, मतलब एलपीजी पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको कहते हैं, को जो हम 1991 में इंट्रोड्यूस किए, निम्न में से कौन सा वो फैक्टर है जो इसके लिए कारण नहीं था। नीचे दिए हुए कारणों में से कौन सा कारण ऐसा है जो कि भारत सरकार को 1991 में नई आर्थिक नीति, जिसको हम एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, को लागू करने के लिए मजबूर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्या भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुआ था? बोलिए, बोलो बेटा, क्या भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुआ था? यस। बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड करते रहो। राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स, क्या आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी थीं? उसी के नीचे एक और ऑप्शन है, गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू रीपे इट्स एक्सटर्नल डेब्ट, क्या गवर्नमेंट को बाहर से लिए गए लोन को पे करने में दिक्कतें आ रही थी? यस। ये सारे कारण रिस्पॉन्सिबल थे 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। फिजिकल डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट की राइजिंग प्रॉब्लम, बेरोजगारी की बढ़ती दरें, गेटिंग पॉइंट? तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो इसमें से ये 3 फैक्टर्स तो बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल था 1991 के लिए। राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, प्राइस राइज हो रही थी, कीमतें बढ़ रही थी, ये था। इन्फ्लेशन की स्थिति थी मार्केट में। गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू रीपे इट्स एक्सटर्नल डेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, उसके को पे करने में बहुत पैसा चला जाता, प्राइमरी डिफिसिट बढ़ गए थे। और स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, ठीक है, यही एक कारण जो था, ठीक है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ठीक है, लेकिन बाकी तीनों कारण थे। तो बेटा ऐसे हमको इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, समझ लो, एक एक क्वेश्चन के पीछे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके ये इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व होंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज मोर डेंजरस फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप गूगल बाबा से नहीं सॉल्व कर पाओगे, मैं ही कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को आप गूगल बाबा से नहीं सॉल्व कर पाएंगे कि फॉलोइंग में से, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चंस के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा और फिर वो आपका टाइम हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे, आप अपलोड करने में दिक्कत होगी, दिस एंड दैट होगा, ठीक है, ये आप समझ लो। The origin of the financial crisis in India in the 1980s, चलो पढ़ो बेटा, स्नेहा बेटा पढ़िए, पढ़िए बेटा। The origin of the financial crisis in India in The origin of the financial crisis in India in the 1980s can be traced from the dash. हाँ, ठीक है, The origin of the, हाँ पढ़ो बेटा, पढ़िए पढ़िए, ऑप्शन तो पढ़ना है। हाँ पढ़ो बेटा, बिल्कुल पढ़ो। A, challenges like unemployment, poverty and population explosion. B, insufficient revenue generation from internal sources such as taxation. Third, sharp rise in the prices of initial goods. Fourth, insufficient essential goods बेटा, essential goods. Fourth, insufficient management of the Indian economy.
देखो क्वेश्चन कहता है कि द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इन इंडिया इन द 1980s, ठीक है ना, 1980 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और उन ऑप्शंस में आपको चूज करना है कि 1980 के दौर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, 80s लिखा हुआ है, मतलब 80s मतलब 80 से 90 इसको, ठीक है, 10 साल का अगर डिकेट्स की बात करें तो 90s, ठीक है। तो ये जो जो ये क्राइसिस आया, द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इन इंडिया इन द 1980s कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द, पहला ऑप्शन है आपके सामने, चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। ये कारण तो ऐसे कारण हैं कि जो कि हमेशा रहे हैं, लेकिन अब इसके मूल कारण में, जिसको कहते हैं प्राइम फोकस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो, एमसीक्यू में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें जो मल्टीपल जो ऑप्शन है उसमें से हमको चॉइस करना होता है बेस्ट ऑप्शन। इनसफिशिएंट रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, ठीक है। शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स, ठीक है, 1980s की बात हो रही है, 1990s में की बात हम नहीं कर रहे। इन इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो ये सारे कारण कहीं ना कहीं मौजूद हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, insufficient revenue generation from internal sources such as taxation, sharp rise in the prices of essential goods, ये सारे कारण मौजूद हैं। लेकिन जब हम चौथा कारण देखते हैं, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इस कारण में सारे कारण समाहित हो जाते हैं। तो एक प्रकार से इसको अम्ब्रेला टर्म के रूप में ये यहाँ पर आ गया है। तो वैसे कहते हैं ना कि जैसे बाप को पकड़ो बेटे को छोड़ो वाला जो फार्मूला मेरा है पुराना वाला नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, तो वो चीज़ यहाँ पर काम हमको लग कर दिखाई देती है कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी का मैनेजमेंट सही होता तो इसेंशियल गुड्स के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, है ना, गवर्नमेंट सप्लाई के ऊपर ध्यान देगी, गवर्नमेंट इंपोर्ट के ऊपर ध्यान देगी, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कहीं होर्डिंग हो रही है इकोनॉमी में, लोग चोर बाजारी कर रहे हैं, सामान है, प्रोडक्शन तो हुआ है, लेकिन उसको छिपा के रखे हुए हैं, होर्डिंग कर जिसको कहते हैं, चोर बाजारी जिसको कहते हैं, वो कर रही, वो ट्रेडर्स कर रहे हैं, तो उसके ऊपर छापा मारना, सप्लाई इंस्पेक्टर्स को एक्टिवेट करना, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उसको एक्टिवेट करना। इनसफिशिएंट रेवेन्यू, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे डीएम, आपने बहुत देखा होगा यूट्यूब में, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ही आया कि कई डीएम जो है सिविल ड्रेस में गए, और बहुत सारे ऐसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप थी या जो ऐसे लोग, तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको टाइट किया, उनके यहाँ कहते हैं रेड डाला, छापा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो रेड डाला और बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया, उनको जेल में डाला गया। तो इस तरह की चीज़ें तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं, जो डीएम है उनके अंदर में जो काम करते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह हैं, जो पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं। तो इनसफिशिएंट रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, तो ये सारे जो कारण है ना, एक ही कारण में आ जाता है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो आपको ये मतलब समझना है कि बेस्ट हमको ऑप्शन चूज करना है, इसलिए बहुत ही माइन्यूट और डिस्कशन करोगे तब जाके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, आयुष कुमार तिवारी जी पढ़िए, डू इट फास्ट। आयुष जी